नमस्कार दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स HBO की एक बहुत ज़्यादा चर्चित और प्रशंसित सीरीज है और इस सीरीज के किरदार वक्त वक्त पर कहते हैं कि विंटर इज कमिंग, यानी कि जाड़े का मौसम आने वाला है। Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. और यही स्थिति है आजकल यूरोप के लोगों की। बढ़ती महंगाई और ऊर्जा किल्लत के बीच लोगों को अब ये चिंता सता रही है कि आने वाले जाड़े के मौसम में क्या होगा, जब बिजली की मांग बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी और कीमतें और भी बढ़ेंगी। तो वहाँ के लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन यूरोप में ये ऊर्जा संकट आखिर है क्यों? क्या वाकई यूरोप ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है? क्या पुतिन और रूस से पंगा लेकर के यूरोप ने खुद को परेशानी में डाल लिया है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूरोप में ऊर्जा संकट के हर पहलू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये संकट है क्या, ये संकट कितना गहरा है और क्यों है, सरकारें इसके लिए क्या उपाय कर रही हैं, क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर रूस और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इसमें क्या रोल है और क्या राजनीति है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के देश इस समय अभूतपूर्व महंगाई का सामना कर रहे हैं। एक साल पहले जहां महंगाई का आंकड़ा 2.5% के करीब था, अब वो 9% से ऊपर हो चुका है और ऐसे में वहां गैस और बिजली की भी काफ़ी किल्लत हो रही है। मांग अधिक और सप्लाई कम होने की वजह से वहां कीमतें बढ़ रही हैं और यूरोप के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है और वहां के जो लोग हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुका है। लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जर्मनी के कई शहरों में पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया और यहां तक कि नॉर्ड स्ट्रीम के समर्थन में नारे लगाए गए। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, ये हम थोड़ा आगे जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इटली के लोगों ने बिजली के बिलों को जला करके अपना विरोध जताया और प्राग में तो करीब 70,000 लोग जुट आए सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, यूरोप के जो देश हैं वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर करते हैं और यहाँ चाहे बिजली बनाने का काम हो या उद्योग हो या फिर घरेलू जरूरतों के लिए, सबके लिए गैस की जरूरत होती है। यूरोपीय देश अपनी बिजली का 20% गैस से ही बनाता है। और दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो रूस है, जैसा मैंने कहा था, और पिछले साल रूस ने यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत का 45% हिस्सा गैस सप्लाई किया था। आंकड़ों में देखें तो ये 155 बिलियन क्यूबिक मीटर बनता है और इसमें से करीब 1/3 सप्लाई हुई थी नॉर्ड स्ट्रीम 1 से। दोस्तों, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 एक पाइपलाइन है जो रूस से यूरोपीय देशों में गैस की सप्लाई करता है। तो हुआ ये कि 22 फरवरी को जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर रोक लगा दी और उसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया। 2 दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, एक युद्ध छिड़ गया। यूरोपीय यूनियन के देश ज़्यादातर यूक्रेन के समर्थन में आ गए। फिर बाद में रूस पे कई तरह के सैंक्शन भी लगा दिए गए। अब जुलाई में रूस ने यह किया कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से उसने अपनी सप्लाई काफ़ी घटा दी और जो फुल कैपेसिटी थी उसके 20% के बराबर ही सप्लाई उसने जारी रखी। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 शुरू नहीं हुआ और 1 से भी सप्लाई घटने लगी। अब इससे हुआ ये कि यूरोप के देश परेशान होने लगे। लेकिन करीब एक सप्ताह पहले ही रूस ने वो 20% सप्लाई भी बंद कर दी और वजह ये बताई गई कि इस पाइपलाइन में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है और इसको अभी दुरुस्त
दुरुस्त भी नहीं किया जा सकता है। रूस का यह कहना है कि इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए जो कल पुर्जे चाहिए वो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और हालांकि रूस ने यह भी कहा कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को खोलने के लिए तैयार है अगर उसे इजाजत मिलती है, और वो ये भी कह रहा है कि अगर आप हमारे पे से सैंक्शन हटा दो और हमें वो कल पुर्जे उपलब्ध करवा दो तो फिर हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 को भी चालू कर देंगे। और रूस के इस कदम को एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में, एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में देखा जा रहा है। जर्मनी ने यह कहा है कि सैंक्शंस के विरुद्ध रूस का ये पलटवार है। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि रूस का ये जो कदम है ये एक एनर्जी कूटनीति है और पुतिन की कूटनीति का ये हिस्सा है, और अगर ये काम कर गया तो फिर यूरोप के देश को घुटने टेकने पर भी मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, समस्या केवल गैस की कमी की नहीं है। यूरोप में इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है और नदियों का जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसे में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी कूलिंग के लिए नदियों के पानी का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। फ्रांस के पास 56 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन वो अभी आधी कैपेसिटी से ही काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच वहाँ की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। वहाँ की सरकारों ने कुछ उपाय लोगों पर लागू किए हैं, कुछ कड़े प्रावधान किए हैं और बिजली बचाने के लिए वहाँ लोगों को काफ़ी प्रेरित किया जा रहा है। अब स्थिति ये है कि वहाँ उद्योग धंधों को भी बिजली कम मिल रही है या लोड शेडिंग हो रही है। कई प्लांट्स में उत्पादन बहुत कम हो चुका है। इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑफिसेज थे, जो कम कर्मचारियों के ऑफिस थे, उनको मर्ज किया जा रहा है, या जो रोड के किनारे नियॉन लाइट जलती है उन सबको बंद किया जा रहा है। जर्मनी में ऐतिहासिक इमारतों में रात को बिजली काट दी जा रही है। और दोस्तों, वहाँ सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि बिजली के बिलों में वहाँ कटौती की गई है या फिर वैट आदि में कटौती की गई है। इसके अलावा वहाँ के जो देश हैं वो अल्टरनेटिव गैस सप्लाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे यूएस से जहाज से LNG मंगाया जा रहा है, या फिर नॉर्वे या अजरबैजान से गैस की और पाइपलाइन खोलने पर बात हो रही है। लेकिन अमेरिका से LNG मंगाना एक काफ़ी महंगा सौदा है। इसके अलावा दोस्तों, जर्मनी ने अपने कोयले के पर आधारित बिजली के प्लांट को भी चालू कर दिया है। यूरोप में बिजली का संकट गंभीर है और आने वाले वक्त में इसके और गंभीर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जब जाड़ा बढ़ेगा तो बिजली की मांग भी बढ़ेगी और उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इस समस्या का कोई हल जल्दी होता हुआ भी नहीं दिख रहा। पहला हल तो यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए और ये देश किसी सहमति पर पहुंच जाए और रूस अपनी पाइपलाइन को खोल दे। दूसरा हल ये है कि जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, ऊर्जा के पैदा करने के लिए कोई और तौर तरीके अपनाएं। लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है और इस तरह का काम रातों रात तो नहीं किया जा सकता। जो तीसरा उपाय है वो ये कि ऊर्जा के लिए अपनी निर्भरता ये रूस पे से कम करें और दूसरे देशों के साथ समझौते करें और वहाँ से गैस और दूसरी चीज़ें वो मंगाएं। लेकिन दोस्तों, ये भी कोई आसान काम नहीं है इस तरह के समझौते होने में, और समझौता होने के बाद उसको धरातल पे उतारने में भी काफ़ी वक्त लगता है। और अब यूरोपीय यूनियन के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि जाड़ा बिल्कुल ही आने वाला है। तो आने वाले समय में स्थिति क्या रंग लेती है और किस तरह से होती है दोस्तों, ये तो फिर अब देखने की बात है। लेकिन अभी ये संकट फिलहाल हल होता हुआ नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।